हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़, जिसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 की। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है साउंड, है ना, ध्वनि। साउंड हम अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, है ना। कभी व्हीकल की साउंड, है ना, आवाज़, कभी ह्यूमंस की आवाज़, कभी कोई बर्ड बोलती है, या फिर घंटी की आवाज़ सुनते हैं, किसी मशीन के घड़घड़ाने की आवाज़ सुनते हैं, है ना। रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, ठीक है, म्यूज़िक सुनते हैं। तो ये सब क्या है? ये साउंड है। साउंड क्या होता है? साउंड एनर्जी का एक फॉर्म होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है ऑफ हेयरिंग आवर ईयर्स, हमारे कानों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यहाँ पे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हमने पढ़ी थी, है ना, जिसको हम बोलते थे मैकेनिकल एनर्जी। प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना। लाइट एनर्जी, ये सब भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन साउंड भी क्या है? एक एनर्जी का एक फॉर्म है। जैसे हम बलून को जब बर्स्ट करते हैं, बलून जब एक्सप्लोड होता है, तो क्या होता है? उसमें एक आवाज़ आती है ना, जो क्या है? साउंड है, जो एनर्जी का एक फॉर्म है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, है ना, ठीक है। और हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, है ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है ना, कैसे वर्क करती है, ठीक। और हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, जो क्या कहता है कि हम ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम क्लैप करते हैं तो क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो क्या हम साउंड को बिना अपनी एनर्जी यूटिलाइज किए प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, है ना। हमें कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, जिससे साउंड क्या है? प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे कि हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे करते हैं, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है कि एक फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके जो प्रॉन्ज होते हैं, उससे उस पे अगर स्ट्राइक करेंगे, है ना, उससे हम रबर पैड पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? क्या हमें कोई साउंड सुनाई देगा? अगर नहीं सुनाई देता, है ना, आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि साउंड सुनाई देता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप ये जो फॉर्क है ना, उसका जो प्रॉन्ज है, उसको हाथ से टच करिए तो आप देखोगे कि उसमें क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, ठीक है, वाइब्रेशन हमें फील होगा, ठीक है। Now suspend a table tennis ball or a small plastic ball by the thread from a support, ठीक है। इसको धागे के सपोर्ट से टेबल टेनिस बॉल या फिर कोई प्लास्टिक बॉल अगर हम लटका दें और उससे इस फॉग से हिट करें, तो हम क्या देखेंगे? उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है ना। और जो वाइब्रेशन है ना, उस फॉर्क में, वो हमें फील होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब वाइब्रेशन होता है उसमें और साउंड प्रोड्यूस होता है हिट करने पे, ठीक है। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है? एक बीकर में या फिर ग्लास में हम पानी भरेंगे, है ना, ऊपर तक एकदम। फिर क्या करेंगे? उसको धीरे से टच करेंगे वाटर के सरफेस को, ठीक। विन वन ऑफ द प्रॉन्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, एक साइड से टच करेंगे तो हम क्या देखेंगे? फिर हम क्या करेंगे? पहले तो फर्स्ट ऐसे एक एक फॉग को टच कराएंगे पानी में, फिर क्या करेंगे? दोनों इसके जो प्रॉन्ज है, दोनों को डुबा देंगे, ठीक है। तो क्या फील होगा? ये जो एक्टिविटी है वो हमें क्या कंक्लूड करके बताती है कि हम बिना वाइब्रेशन के, बिना साउंड, हम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। विदाउट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। अबव एक्टिविटीज में हमने क्या किया कि जो साउंड प्रोड्यूस हुआ किसके थ्रू हुआ? स्ट्राइकिंग, है ना, या फिर हम उसको रब करके, या फिर
ब्लो करके मतलब हवा भर के, ठीक है, सेक करके ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, हमने देखा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो वाइब्रेट कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं साउंड को। ठीक है, वाइब्रेट करने का मतलब क्या होता है, एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे, है ना, अप डाउन या फिर आगे पीछे, वो अपनी एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे या फिर अप डाउन वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे जब हम बोलते हैं तो हमारे हमारे माउथ से आवाज़ कैसे निकलती है, हमारा जो वोकल कॉर्ड है ना, उसमें वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से हम साउंड निकाल पाते हैं, मतलब हम बोल पाते हैं। अगर बर्ड जो है अपने जो पंख फड़फड़ाती है तो हमें साउंड सुनाई देता है ना। मधुमक्खी भिनभिनाती हैं, बज़ करती हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे भी साउंड क्रिएट करती है वो। अगर हम किसी रबर बैंड को खींचे, ठीक है, फिर उसको क्या करें, तोड़ दें, तो क्या होगा, उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होगा और वाइब्रेशन भी होगा। ठीक, आप इसको करके देख सकते हैं। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोपगेशन, साउंड चलता कैसे है। ठीक है, पहले तो हमने देखा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, है ना। जब ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन जनरेट होता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। ये जो मैटर है या फिर सब्सटेंस होते हैं जिसके थ्रू साउंड ट्रांसमिट होता है उसे हम बोलते हैं मीडियम, है ना। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एयर में साउंड होती है तो एयर क्या है, गैस मीडियम है ना। जैसे पानी में साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है, तो पानी भी क्या है, एक मीडियम है। जैसे आयरन में, है ना, इन सब में साउंड ट्रेवल करता है, तो ये सब क्या है, मीडियम है। जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, तो ये क्या करता है, ये सेट करता है पार्टिकल्स को, है ना, ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। द पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल्स एट एनी वे फॉर द, है ना, वो पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता बट लेकिन वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है दूसरे पार्टिकल के पास। जो पार्टिकल है मीडियम का, वो क्या करता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो कनेक्टेड होता है, जो उसके पास होता है, जो कांटेक्ट में होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिस्प्लेस होता है अपनी पोजीशन से। ठीक है, फिर ये क्या करता है, वो फोर्स डालता है उसके पास वाले पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है, इस पे वाइब्रेशन का असर पड़ा, है ना, इसको फोर्स मिला, एनर्जी मिली, फिर ये आके जाके दूसरे पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, फिर अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। फिर ये पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, दूसरे पार्टिकल को पे फोर्स अप्लाई करेगा, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से साउंड का जो है प्रोपेगेशन होता है। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल, द फर्स्ट पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, ठीक है, तब तक जब तक हमारे कानों तक साउंड नहीं पहुंच पाती, है ना। और जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है बाय सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। जो डिस्टरबेंस है किसके थ्रू ट्रेवल हो रहा है, साउंड पार्टिकल के थ्रू, मीडियम के पार्टिकल के थ्रू, है ना, ना कि वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके साउंड पहुंचा रहा है। ठीक है,
A wave is a disturbance that moves through a medium when the particle of the medium set neighboring particles into motion, है ना। वेव क्या है? वेव है एक तरीके का डिस्टरबेंस जो क्या करता है, मूव करता है थ्रू मीडियम, किसी मीडियम के थ्रू, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं एयर के थ्रू, ठीक है। और जो पार्टिकल है मीडियम का, वो क्या करता है, वो अपने नेबरिंग मतलब आसपास के पार्टिकल्स को, है ना, पास करता है ये, जिससे ओके वो हमारे कानों तक पहुंचता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, सिमिलर मोशन को प्रोड्यूस करते हैं दूसरे पार्टिकल में। एक पार्टिकल सिमिलर मोशन को प्रोड्यूस करता है दूसरे पार्टिकल में, ठीक है। और जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो क्या करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते खुद से, है ना, वो बस एनर्जी को पास करते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टरबेंस है ना, एक तरीके की एनर्जी है, वो क्या होती है, कैरीड फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ाई जाती है, ठीक है। यही होता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। और साउंड को हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, उसको हम विजुलाइज करते हैं एज अ वेव, है ना। साउंड क्या करती है, उसको हम एज अ वेव कंसीडर करते हैं, ठीक है। साउंड वेव क्या है, साउंड वेव्स आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड क्या करती है, वो पार्टिकल्स में मोशन क्रिएट करती है ना, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स, है ना। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती थी, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती थी। अब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में मोशन, है ना, के कारण होती थी। अगर साउंड वेव्स में भी मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो भी किसकी तरह होगा, मैकेनिकल वेव ही होगा, ठीक है। ओके, एयर इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम, है ना। अभी हमने देखा जो एयर है क्या है, कॉमन मीडियम है जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है। अगर कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव करता है आगे की तरफ, ठीक है, तो ये क्या करता है, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, है ना। वो क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है और एक हाई प्रेशर के रीजन को क्रिएट करता है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, जिसको हम सिंबल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे इस फिगर में है, ठीक। और जहाँ पे ये एयर में डिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब एयर के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, वहाँ पे प्रेशर कम होता है, उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है। ठीक, एज द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज क्रिएटेड इन द एयर, है ना। पहले कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर एक रेयरफैक्शन के बाद फिर कंप्रेशन, फिर क्या होगा, रेयरफैक्शन। तो ये अल्टरनेटिवली चलते रहते हैं, ठीक है। जहाँ कंप्रेशन है वहाँ प्रेशर हाई, जहाँ रेयरफैक्शन है वहाँ पे प्रेशर लो, ठीक है। इस तरीके से साउंड वेव प्रोपागेट करते हैं, साउंड वेव चला करती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन रीजन होता है जहाँ पे प्रेशर हाई है, और रेयरफैक्शन क्या होता है, रीजन होता है जहाँ पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। और ये जो प्रेशर होता है वो किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम। किसी फिक्स वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वही होता है उनका प्रेशर, जिसको हम डेंसिटी भी बोलते हैं। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर, है ना। अगर डेंसिटी ज़्यादा है मीडियम में तो प्रेशर भी ज़्यादा होगी, अगर डेंसिटी कम है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसलिए जो प्रोपागेशन है साउंड का वो विजुलाइज कर सकते हैं हम एज प्रोपागेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशंस आर प्रेशर वेरिएशंस, है ना, इन द मीडियम। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, इसको हम कैसे देखेंगे, एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं।
अगर हम कोई स्प्रिंग लें, है ना, उसको एक एंड से फिक्स कर दें, दूसरे एंड से खींचे, तो उसमें क्या होगा, उस स्प्रिंग में कुछ जगह पे क्या होगा, जो उसकी स्पाइरल्स है वो क्या होंगे, पास पास होंगे, फिर डिस्टेंस ज़्यादा होंगी उनके बीच में, फिर पास, फिर डिस्टेंस ज़्यादा। तो ये क्या है, ये एक तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जहाँ पे कॉइल क्या है, बिकम क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशन, है ना, जहाँ पे कॉइल्स क्या है, दूर दूर है, उनको हम बोलेंगे रेयर फैक्शन, ठीक है। जो साउंड होता है वो क्या करता है, वो किसी मीडियम के थ्रू ही प्रोपागेट कर सकता है, मतलब चल सकता है, एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। एक कंप्रेशन के बाद दूसरा रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, ये सीरीज चलती रहती है, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे जो प्रोपागेशन ऑफ डिस्टर्बेंस है ना, विद द साउंड प्रोपागेशन इन द मीडियम, जो हमने देखा स्प्रिंग में, और फिर हम इसको देखेंगे किसी मीडियम में। ये जो वेव्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इस टाइप की वेव्स में क्या होता है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है, वो पार्टिकल के मूवमेंट के डायरेक्शन में ही मूव करता है, जिस डायरेक्शन में वेव मूव करती है ना, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, आगे पीछे, मतलब इसके पैरेलल डायरेक्शन में ये चलते रहते हैं, ठीक है। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करते, बल्कि वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं, आगे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं, अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, सिंपली ऑसिलेट करते हैं अपनी पोजीशन पे। ऐसे मोशन को हम, ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जो क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ वेव के प्रोपग डायरेक्शन के पैरेलल मूव करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। और यहाँ पे एक दूसरे टाइप की वेव भी होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव। ट्रांसफर वेव में क्या होता है, अब हमने लॉन्गिट्यूडल में देखा था कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव है उसी के पैरेलल डायरेक्शन होती है पार्टिकल्स के मूवमेंट की, लेकिन जो ट्रांसफर वेव होती है उसमें जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो क्या करते हैं, इस मूवमेंट के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, मतलब वो अप और डाउन मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स। जब हम क्या करते हैं, किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं, तो क्या होता है, जो वाटर सरफेस होती है वो इस टाइप से वेव बनाती है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है। लाइट जो क्या है, लाइट भी ट्रांसफर वेव है, लेकिन लाइट के लिए क्या होता है, उसके लिए मीडियम की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये मैकेनिकल वेव्स नहीं होते, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में। आगे पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है साउंड का 11C फिगर में, जो नीचे है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे डेंसिटी और प्रेशर चेंज होते हैं
जब साउंड वेव मूव करती है किसी मीडियम में, ठीक है। तो डेंसिटी एज वेल एज जो प्रेशर होता है मीडियम का, वो किसी टाइम में वैरी करता है विद डिस्टेंस, ऊपर नीचे, है ना। जो एवरेज वैल्यू होती है डेंसिटी की और प्रेशर की, रिप्रेजेंट द, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन। जो कंप्रेशंस होता है किसी रीजन का, है ना, आर द रीजन्स जहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो क्राउडेड होते हैं आसपास, है ना, साथ में, मतलब उनमें डेंसिटी ज़्यादा होती है। वो क्या क्या शो हो रहा है 11 पॉइंट सी में, ये जो कंप्रेशन है ना, वो अपर पोर्शन से शो हो रहा है, और जो ये निचला वाला पार्ट है इससे क्या रेयरफैक्शन शो हो रहा है, ठीक है, सघन सघन और विरल, ठीक है। जो पीक है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ तक हो रहा है वो पीक बताता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंप्रेशन है वो ऐसा रीजन है जहाँ पे डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी और प्रेशर वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। और जो रेयरफैक्शन है वो क्या होते हैं, वो ऐसे लो प्रेशर रीजन है जहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर फैले होते हैं और रिप्रेजेंटेड होते हैं बाय द वैली। उनको हम बाय द वैली, मतलब ये जो घाटी जैसा बना हुआ है, वैली जैसा बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रेयरफैक्शन को, ठीक है। जो पीक है इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो ये जो वैली होती है इसको हम बोलते हैं ट्रो, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंग, इसको बोलते हैं गर्त। दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ, या फिर ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है। और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको ग्रीक लेटर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, क्योंकि लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का मेजर हम किससे करते हैं, मीटर से करते हैं, तो इसका यूनिट मीटर हो गया, ठीक है। आगे क्या है, हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें क्या बताती है कि कोई इवेंट कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है, मतलब कितना जल्दी हो रहा है, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब उसका जो ऑसिलेशन है वो क्या हो रहा है, मतलब वो कितनी बार हो रहा है, ठीक है। मान लो आप किसी ड्रम को बीट कर रहे हो, है ना, ड्रम बजा रहे हो, तो आप किसी फिक्स टाइम में, किसी यूनिट टाइम में उसको कितनी बार बीट कर रहे हो, वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हम जानते हैं कि जब साउंड प्रोपगेट होता है, जब साउंड चलता है किसी मीडियम में, तो क्या होता है, जो मीडियम की डेंसिटी होती है वो क्या करती है, ऑसिलेट करती है बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, है ना। जो चेंज इन डेंसिटी होती है फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू, फिर क्या होता है, फिर वो मिनिमम से मैक्सिमम पहुंचती है। ये जो कंप्लीट ऑसिलेशन है, मैक्सिमम से पहले पहले मैक्सिमम से मिनिमम गई, फिर मिनिमम से मैक्सिमम गई, फिर मैक्सिमम ये जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे, यहाँ तक का जो ऑसिलेशन, इसको हम बोले एक कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। और इस टाइप के जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है पर यूनिट टाइम, एक फिक्स 1 सेकेंड में या 1 मिनट में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ऑफ साउंड वेव।
मतलब पर यूनिट टाइम में कोई वेव जितना ऑसिलेशन करता है उसको हम बोलते हैं उस वेव की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हम काउंट कर सकते हैं द नंबर ऑफ द कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। ठीक है, दैट क्रॉसेस पर यूनिट टाइम, तो हमें क्या मिल जाता, हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी किसकी, साउंड वेव की। ठीक है, ये हम किससे यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, बाय दिस सिंबल जिसको हम बोलते हैं न्यू। ठीक है, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज जिसका सिंबल है HZ। ठीक है, ओके। तो टाइम टेकन होता है बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, है ना। किसी दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन को क्रॉस करने का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, है ना। वन ऑसिलेशन क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम तक पहुंचना या फिर मिनिमम से मिनिमम तक, मतलब कॉम्प्रेशन से कॉम्प्रेशन, रेयर फैक्शन से रेयर फैक्शन तक पहुंचने का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। एक ये डिस्टेंस कवर करने को, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वही होता है उसका टाइम पीरियड। अब टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, है ना, SI यूनिट। तो टाइम पीरियड का भी SI यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हो रहा है, वायलिन और फ्लूइड जो है दोनों को अगर हम एक साथ प्ले करते हैं सेम टाइम पे और किसी ऑर्केस्ट्रा में या फिर किसी बैंड में, तो दोनों क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके, है ना, सेम टाइम में हमारे कानों तक पहुंचते हैं। ठीक है, और उनका मीडियम भी क्या होता है, ट्रेवल का सेम होता है। ठीक है ना, दोनों हमारे पास तक सेम टाइम में पहुंचते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, किस सोर्स से निकले हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से होता है जिसे हम बोलते हैं पिच, है ना। इनमें से एक है पिच। अब पिच के बारे में देखते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन इन फ्रीक्वेंसीज को कैसे इंटरप्रेट करता है, हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड द पिच, है ना। हमारा ब्रेन जिस तरीके से इनको एक्सेप्ट करता है या इंटरप्रेट करता है, हमें बताता है, उसे हम बोलते हैं पिच। ठीक है, जितना फास्ट वाइब्रेशन होगा और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और हाई फ्रीक्वेंसी होगी और पिच भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, जो हाई पिच साउंड होते हैं वो क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्ड टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक, जो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है ये फिगर में। ठीक है, ठीक, ये देखो लो पिच है ना, इसमें क्या है, ऑसिलेशन बहुत कम है, इसमें क्या है, ज़्यादा पिच है, ये ज़्यादा ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये क्या है, हाई पिच साउंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ओके। ठीक है, जो हाई पिच होती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, जो हाई पिच है साउंड की, वो क्या करती है, करेस्पॉन्ड टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन पासिंग टू फिक्स पॉइंट पर यूनिट टाइम, किसी फिक्स पॉइंट पे पर यूनिट टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होती है हाई पिच। ठीक है, डिफरेंट साइज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं,
ठीक है। और डिफरेंट जो कंडीशन होती हैं वो क्या करती है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है। और उनकी पिचेस भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। Magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called the amplitude। ठीक है। जो एक साइड में जो डिस्टेंस होता है, ठीक, मैक्सिमम डिस्टरबेंस का जो एक साइड में डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हमने 11.6 में देखा था, आर साउंड्स इट्स यूनिट पी दैट ऑफ डेंसिटी आर प्रेशर। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट भी वही होगा जो डेंसिटी और प्रेशर का होता है। जो लाउडनेस है या फिर सॉफ्टनेस है, ठीक है, साउंड का, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली उसको हम एम्पलीट्यूड से उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। उसको डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, है ना, हम जिस फोर्स को अप्लाई करके हम उस साउंड को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है साउंड की लाउडनेस क्या होगी। ठीक है। अगर हम जेंटली प्रेस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो किसी टेबल को आप हिट करते हो धीरे से, तो वहाँ पे सॉफ्ट साउंड जनरेट होगी। ठीक है। अगर आप तेज से मतलब हार्ड टच करते हो, प्रेस करते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लाउड साउंड जनरेट होगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, लाउड होगा, ज़्यादा होगा, और साउंड क्या होगा, लाउड होगा। ठीक है। ओके। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एनर्जी पे, जो हम प्रेस कर जितना हम फोर्स लगा के उस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। जो साउंड वेव होती है वो अपने सोर्स से स्प्रेड होती है ना, वो अपने सोर्स से आगे मूव करती है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है और जो लाउडनेस होती है वो क्या करती है, वो डिक्रीज होती जाती है जैसे वो अपने सोर्स से दूर होता जाता है। जो लाउडर साउंड है वो ट्रैवल करता है दूर तक डिस्टेंस, मतलब उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी। और जो सॉफ्ट साउंड होता है ना, उसमें एनर्जी होती है कम, तो वो क्या करते हैं, कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ठीक है। लेकिन जो वेव का शेप होता है लाउड और सॉफ्ट साउंड का, दोनों का सेम होता है, बस उनमें क्या है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होता है। ठीक। जो क्वालिटी ऑफ साउंड है ना, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या करता है, इनेबल करता है हमें टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर, मतलब हमें दो साउंड्स के बीच में डिफरेंस करने में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है पिच। पिच या फिर लाउडनेस की वजह से हम दो तरह की साउंड में अंतर क्रिएट, मतलब डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कौन सा साउंड अच्छा है, कौन सा नहीं है। जो साउंड ज़्यादा प्लीजेंट होती है, मतलब ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं वो रिच क्वालिटी की साउंड है। ठीक है। और जो साउंड एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती है उसको हम बोलते हैं टोन। और जो साउंड जो सेवरल मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं नोट। जैसे म्यूज़िक बनता है तो उसमें उसमें जो म्यूजिशियन होते हैं वो नोट का यूज़ करते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के साउंड्स को यूज़ करते हैं और एक सॉन्ग की म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। ठीक है। और जो नॉइज़ होता है, नॉइज़ क्या होता है, ये होता है अनप्लीजेंट साउंड, है ना।
देखो अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की, है ना। स्पीड ऑफ साउंड डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज कंप्रेशन और अ रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये वो टाइम होता है, ये वो डिस्टेंस होता है ना, जिसे पर यूनिट टाइम में ट्रेवल किया जाता है बाय कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे v स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस जो एक कंप्रेशन ने चला और जो टाइम उसने लिया। ठीक है, तो ये हो गया उसका स्पीड। अब हम टाइम को 1/t को क्या लिख सकते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू टी, लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गई, स्पीड हो गई वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ये एग्जाम्पल है ना, कोई साउंड वेव है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 kHz है और जो उसका वेवलेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है, तो वो कह रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। अच्छा, वो टाइम कितना लेगी, 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी पता है, हम उसको हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे, और हमें वेवलेंथ पता है जिसको हम मीटर में चेंज करेंगे, और हमें पता है स्पीड। इसके बाद हम टाइम निकाल लेंगे, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड निकल आएगी, टाइम निकल आएगा, है ना। ओके, the amount of sound energy passing each second through unit area is called the intensity of sound, है ना। एक पर यूनिट एरिया में जितना साउंड एनर्जी पास होती है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उस साउंड की इंटेंसिटी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम इस टर्म को यूज़ करते हैं लाउडनेस और इंटेंसिटी को, ठीक है, एक दूसरे की जगह पे, लेकिन दोनों क्या है, दोनों सेम नहीं होते। लाउडनेस जो होती है वो किसका मेजरमेंट होता है, मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड, है ना, हमारा ईयर कैसे साउंड को रिस्पॉन्स करता है, लाउडनेस वो मेजर करता है। ठीक है, लेकिन जब दो साउंड्स होते हैं इक्वल इंटेंसिटी के, ठीक है, उनमें से हम एक को ज़्यादा तेज़ बता सकते हैं, लाउडर बता सकते हैं देन द अदर, है ना। तो इस तरीके से जो लाउडनेस होती है और जो इंटेंसिटी होती है दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होती है, जो साउंड होता है ना, वो बिना किसी मीडियम के प्रोपागेट नहीं कर सकता। साउंड क्या करता है, जैसे साउंड है थंडर की, है ना, जब बिजली कड़कती है तो हमें उसका जो साउंड होता है उस बिजली के फ्लैश के पहले नहीं दिखाई देता, पहले हमें फ्लैश दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है, फिर उसके कुछ देर बाद हमें साउंड सुनाई पड़ता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो लाइट है, फ्लैश की जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, मतलब वो हमारे तक पहले पहुंच गई और साउंड को हमारे पास आने में ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, जो साउंड है, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, जो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जो स्पीड ऑफ साउंड है किसी मीडियम में वो क्या करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि मीडियम का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, और जो स्पीड है वो डिक्रीज करता है अगर हम सॉलिड से गैसेस स्टेट में आए, मतलब सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड किस में होगी, साउंड सॉलिड में, फिर होगी लिक्विड में, फिर उससे भी कम होगी गैस में। ठीक है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, जैसे ही मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता है साउंड की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है।
जैसे अगर एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो साउंड की स्पीड क्या होगी 331 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको टेम्परेचर को बढ़ा के हम 22 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो इसका जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मीडियम में साउंड्स की स्पीड दी गई है, आप इसको देख सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो लाइट होती है ना, किसी पर्दे पर गिरती है ना, किसी वॉल पे गिरती है तो क्या होता है वो रिफ्लेक्ट होती है ना, किसी सरफेस पे गिरने के बाद उसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो इसी तरीके से जो साउंड होता है वो क्या करता है बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंसेस ऑफ द वॉल। जैसे वॉल पे बॉल टकराती है वैसे ही साउंड भी क्या करती है टकराती है। और लाइट की तरह जो साउंड होता है वो भी क्या होता है रिफ्लेक्ट करता है सरफेस से सॉलिड या फिर लिक्विड में, और वो सेम लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे लाइट करता है, जो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में साउंड इंसिडेंट होती है या और रिफ्लेक्ट होती है दोनों सेम एंगल बनाते हैं। जैसे ये हमारा सरफेस है, इस पे हमने इस एंगल पे लाइट को साउंड को इंसिडेंट किया तो वो जो उसका रिफ्लेक्शन होगा उसका भी एंगल क्या होगा सेम होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री नहीं 45 कंसिडर करते अगर, ये भी 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे। ठीक है, और जो और ये जो नॉर्मल है इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्रैक्टिंग पॉइंट है, तीनों क्या होंगे एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इको क्या होता है। अगर हम चिल्लाते हैं कहीं पे है ना, सुटेबल रिफ्लेक्टिंग जहाँ पे ऑब्जेक्ट है जहाँ से हमारी साउंड वापस आ सकती है रिफ्लेक्ट होके, या फिर किसी टॉल बिल्डिंग में या फिर कभी माउंटेन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं हम अपनी ही आवाज़ को बार बार सुनते हैं। ठीक है, सेम साउंड को थोड़ी देर बाद सुनते हैं। ठीक है, ये जो साउंड होता है जो हम सुनते हैं इसको हम बोलते हैं इको। ठीक है, ये जो सेंसेशन है साउंड का ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को सुनाई देता है कब 0.1 सेकेंड के बाद, है ना, 1 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो हमें इको को सुनने के लिए, ठीक है, टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड, है ना, दोनों के बीच में टाइम कितना होना चाहिए 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। जो साउंड हमारे माउथ से निकली सरफेस से टकराई और वापस आई, इतना कुछ होने में केवल कितना सेकंड का टाइम होना चाहिए 1 सेकेंड का। तब वहाँ पे क्या होता है जो साउंड होती है हमारी वो इको करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लें हम कि जो साउंड है उसका जो स्पीड है वो कितना है 344 मीटर पर सेकेंड है ना, टेम्परेचर क्या है 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, एयर में साउंड जाती है किसी ऑब्स्टिकल के पास और वहाँ पे पहुँच के वापस आती है हमारे कानों तक, तो पूरा टाइम कितना हुआ 0.1 सेकेंड लगा। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने कितना कवर किया, स्पीड और जो टाइम है उसका मल्टीप्लिकेशन डिस्टेंस आ गया। ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया 34.4 मीटर। इस तरीके से ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई जो वो गई जितनी डिस्टेंस और वापस आई। तो हमसे जो साउंड का सोर्स है और जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है दोनों में डिस्टेंस कितना होगा 34.4/2 दैट इज 17.2 मीटर का। ठीक है,
और ये जो डिस्टेंस है ये चेंज हो सकता है विद द टेम्परेचर ऑफ एयर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, है ना, तो स्पीड भी क्या होती जाएगी, साउंड की चेंज होती जाएगी। तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, इको के लिए चेंज होता जाएगा। ठीक है। रिवर्बरेशन क्या होता है? रिवर्बरेशन मतलब होता है प्रतिध्वनि। ठीक है, बार बार ध्वनि सुनाई देना। जो साउंड है वो क्या करता है, वो अगर हम उसको एक बड़े से हॉल में, है ना, क्रिएट करें, sound created in a big hall with persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible, है ना। हम उसको इतना रिफ्लेक्ट कराएं कि वो क्या हो, ऑडिबल ना हो। ठीक है, ये जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन है ये क्या करते हैं, जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन है इन्हीं को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है। अगर किसी ऑडिटोरियम में या फिर बड़े से हॉल में, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में रिवर्बरेशन होता है तो ये क्या है, अनडिजायरेबल है ना। तो इस तरीके के जो रिवर्बरेशन है इनको रिड्यूस करने के लिए जो दीवारें होती हैं, जो छत होते हैं, उनको हम ऑडिटोरियम की, उनको क्या करा जाता है, उनको कवर किया जाता है। ठीक है, विद साउंड एब्जॉर्बेंट, है ना, ऐसे ऐसे केमिकल से जो क्या करे, साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, जिनमें कॉम्प्रेस्ड फाइबर बोर्ड आते हैं, है ना, रफ प्लास्टर्स आते हैं, या फिर ड्रेपरीज आते हैं। ठीक है, ये जो सीट ऑफ जो मटेरियल्स हैं ये भी सेलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज से या फिर उनके साउंड एब्जॉर्बिंग नेचर से। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो साउंड का रिफ्लेक्शन है उसको हम कम कर सकते हैं। ओके, यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मेगाफोन और जो ये क्या है, लाउड हेलर्स है, ठीक है, और हॉर्न्स हैं, जितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ट्रम्पेट हो गया, शहनाई हो गई। ठीक है, इन सभी को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इन सभी को डिज़ाइन किया जाता है कि जो उनकी जो साउंड है वो दूर तक जाए, है ना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, बिना इधर उधर स्कैटर हुए। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, इनका जो शेप होता है वो कोनिकल होता है। ठीक है ना, इनकी जो ओपनिंग होती है कॉनिकल होती है, जो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है साउंड को किसी गाइडेड डायरेक्शन में, है ना। जैसे स्टेथोस्कोप होता है, ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, जो साउंड वेव होती है ना, जो हमारी हार्ट बीट या फिर लंग्स की जो वॉइस होती, जो आवाज़ होती है ना, वो डॉक्टर के कानों तक पहुंचाती, कैसे, जो उसमें पाइप लगी होती है ना। तो इनमें क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, डॉक्टर के कानों तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, चलिए, जो सीलिंग्स होती हैं कॉन्सर्ट हॉल की या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल की या फिर सिनेमा हॉल्स की, उनको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है ना, ताकि जो साउंड है वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके पूरे कॉर्नर तक पहुंचे हॉल में, जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है ना। ये सारे वॉल्स छत से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही हैं, दूसरे डायरेक्शन में जा रही हैं, और ये हॉल के सारे कॉर्नर्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, ओके, रेंज ऑफ हेयरिंग।
जो हमारी आवाज़ होती है उसकी रेंज क्या होती है, हम किस रेंज तक की साउंड को सुन सकते हैं। जो ऑडिबल रेंज है ना, फॉर ह्यूमन बींग्स, ये क्या करती है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है, 20 हर्ट्ज से लेके टू 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, जिसको एक ह्यूमन बींग सुन सकता है। जो चिल्ड्रन होते हैं अंडर द एज ऑफ 5, है ना। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो 25 हर्ट्ज तक के जो साउंड होती है उसको सुन सकते हैं ना। उनकी रेंज होती है 1 किलो हर्ट्ज से वो 25 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकते हैं। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, है ना, उनके जो कान होते हैं वो क्या होते हैं, कम सेंसिटिव होने लगते हैं, तो उनकी जो हायर फ्रिक्वेंसीज के लिए वो कम सेंसिटिव होते हैं। जो साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है बिलो 20 हर्ट्ज, है ना, उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, और इंफ्रा साउंड, उसको हम इंफ्रा साउंड बोलते हैं या फिर इंफ्रासोनिक बोलते हैं। अगर हम इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं तो हम पेंडुलम में जो वाइब्रेशन होता है उसको सुन सकते हैं। ठीक है, एज वी हियर द वाइब्रेशन ऑफ विंग्स ऑफ अ बी, हम बी के वाइब्रेशन को भी सुन सकते हैं। जो राइनोसोरस है ना, वो कम्युनिकेट करते हैं बाय इंफ्रासाउंड, वो इंफ्रासाउंड का यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जो किससे 5 हर्ट्ज से भी कम की फ्रीक्वेंसी की होती है। जो वेल्स होती हैं और जो एलिफेंट्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रारेड साउंड रेंज में। ठीक है, और ये देखा गया है कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बिफोर अर्थक्वेक्स, है ना। जो अर्थक्वेक होती है वो क्या करती है, लो फ्रीक्वेंसी की इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करती है ना। बिफोर द मेन शॉक, जो मेन शॉक वेव होती है उसके पहले क्या होती है, छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी की, लो फ्रीक्वेंसी की इंफ्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करती है, जो क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स सुन सकते हैं और वो क्या हो जाते हैं, वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं बिफोर अर्थक्वेक। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से जो ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रा साउंड्स। जो अल्ट्रा साउंड्स होती हैं वो कुछ एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जैसे डॉल्फिन, है ना, बैट्स, ये सब। जो मोथ है, मोथ ऑफ सर्टेन फैमिलीज हैव वेरी सेंसिटिव हियरिंग इक्विपमेंट। ये क्या करते हैं, ये सुन सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड को ऑफ द बैट एंड नो व्हेन अ बैट इज फ्लाइंग नियर बाय, वो जान सकते हैं कि बैट उनके आसपास कब ट्रैवल करती है। ठीक है, और वो स्केप करने में एबल, मतलब स्केप कर पाते हैं, छुप पाते हैं उससे। जो चूहे होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके गेम्स खेलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हियरिंग एड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। पीपल विथ हियरिंग लॉस में नीड अ हियरिंग एड, है ना, जिनकी हियरिंग लॉस हो जाती है, जो कम सुन पाते हैं या फिर बहुत बहुत कम सुन पाते हैं, तो उनके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं हियरिंग एड। ठीक है, जो हियरिंग एड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, साउंड वेव्स को रिसीव करने में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, हम माइक्रोफोन्स के थ्रू उनसे साउंड को रिसीव कर पाते हैं। और जो माइक्रोफोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफाइड होते हैं एक एम्पलीफायर के थ्रू। ठीक है, और जो एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्पीकर को
जो हेयरिंग एड है उसकी स्पीकर तक पहुंचते हैं, और जो स्पीकर होता है वो इनको कन्वर्ट करता है एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में टू साउंड, एंड ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है, और जो ईयर है ना, वो कान तक पहुंचाता है, जिससे लोग क्या कर पाते हैं, उसको सुन पाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं अल्ट्रासाउंड्स? ये क्या होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं, है ना। वे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं एक वेल डिफाइंड पाथ पे, है ना, और ऑप्टिकल के प्रेजेंस में भी ये ट्रेवल कर पाते हैं। और जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो बहुत बड़े तौर पे यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में और मेडिकल पर्पसेस में। ठीक है, अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेस, ऐसे जगह पे जहाँ पहुँचना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जैसे स्पायरल ट्यूब्स, है ना, ऑड शेप्ड पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन द क्लीनिंग सोल्यूशन, जिस ऑब्जेक्ट को क्लीन करना है उसे हम क्लीनिंग सोल्यूशन में डालते हैं, और जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है उनको भेजते हैं, ठीक है, सोल्यूशन में। तो इस हाई फ्रीक्वेंसी के जो वेव है उसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं डस्ट के, है ना, ग्रीस के और धूल के, वो क्या करते हैं, डिटैच हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आर्टिकल क्या होता है, क्लीन हो जाता है। और अल्ट्रासाउंड का यूज़ किस में किया जाता है, टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। जो मेटल ब्लॉक्स होती हैं उनमें जो क्रैक्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, मशीन्स हो गई, है ना, इन सब जगहों में साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हो गए, इन सब में हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करके क्रैक्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, जो क्रैक्स है या फिर जो होल्स हैं, ठीक है, किसी मेटल ब्लॉक्स में, वो क्या करते हैं, वो इनविजिबल होते हैं बाहर से, है ना, बाहर से में दिखाई नहीं देते। तो अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है वो क्या करती है, उन्हें हम जब उन पे पास कराते हैं तो जो मेटल ब्लॉक्स होते हैं, है ना, जो डिटेक्टर होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ना, टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव, जो ट्रांसमिट होके वेव्स आती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। इफ़ देयर इज़ इवन अ स्मॉल डिटेक्ट, है ना, अगर वहाँ पे छोटा सा भी डिटेक्ट उसको मिलता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, और वो इंडिकेट करती है किसी फ्लॉ से या फिर डिफेक्ट के होने का। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रैक था, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव गई, पास हो गई, है ना, यहाँ पे क्रैक था तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिटेक्टर को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ फ्लॉज है ना। ऑडियोमेट्री साउंड्स ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स कैन नॉट बी यूज फॉर सच पर्पस, जो ऑडियोमेट्री होती है, साउंड होती है, वो इन पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं होती। अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है वो क्या होती है, बनी होती किससे, मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हीट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द वेरियस फॉर्म ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम द इमेज ऑफ द हार्ट, है ना। ये क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव हार्ट के वेरियस पार्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं और एक हार्ट का एक इमेज बनाती हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ईसीजी होता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हार्ट की ईसीजी जब कराते हैं लोग,
जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अल्ट्रासाउंड जो स्कैनर होते हैं वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं जो यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का कुछ इमेजेस को फाइंड करने के लिए। जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का जब अल्ट्रासाउंड होता है ना ह्यूमन बॉडी का, तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ की जाती है। जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पेशेंट के ऑर्गन्स का इमेज बनाते हैं, जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, है ना, यूटरस, किडनी, ये सारी। ये क्या करता है, डॉक्टर को हेल्प करता है एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने में, है ना। डॉक्टर देख पाते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। जैसे किडनी और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं, ट्यूमर्स हो जाते हैं, है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो इस टेक्निक से हम उनका पता लगा लेते हैं। और इस टेक्निक में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल करती हैं हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनके थ्रू, और वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होके आते हैं उस रीजन से जहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं टिश्यूज़ की डेंसिटी में। ठीक है, ओके। जो वेव्स है ना, वेव्स आर देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो जो वेव्स रिफ्लेक्ट होके आती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और हम उनको यूज़ करते हैं टू जनरेट एन ऑर्गन इमेज। जिस ऑर्गन से वो टकरा के आती है उसका इमेज वो जनरेट कर देती है। ये जो इमेज है ना, ये डिस्प्ले हो जाता है किसी मॉनिटर के ऊपर या फिर प्रिंट हो जाता है उसका फिल्म। ठीक है, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है इसको हम और कहाँ यूज़ करते हैं, इसको फीटस को डिटेक्ट एग्जामिन करने में भी यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, या फिर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको भी डिटेक्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है। जो अल्ट्रासाउंड्स हैं उसको हम क्या, उनको यूज़ किया जाता है टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म इन द किडनी, है ना। जो किडनी में स्टोन्स बनते हैं उनको भी ब्रेक करने में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रेक होता है स्टोन का फाइन ग्रेन्स में, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।